जी तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक ये है कि हम जापानी तो सीख रहे हैं, आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत शौक से आप सारा कुछ कर रहे हैं मेहनत से, लेकिन हम ये जापानी सीख क्यों रहे हैं? ठीक है, जापानी सीखकर हमने करना क्या है और जापानी सीखने के क्या फ़वायद हैं। तो ये वक्तन फ़वक्तन मैं बताता रहता हूँ और कहता रहा हूँ कि जापानी ज़ुबान जो है इट्सेल्फ एक नॉलेज है, एक स्किल है। जैसे आप MBA करते हैं, जैसे आप मैकेनिकल में BE करते हैं या कंप्यूटर साइंस में करते हैं, तो ये जैपनीज़ लैंग्वेज जो है इट्सेल्फ एक ऐसा हुनर है कि आप इसको लेकर के प्रोफेशनल इंटरप्रेटर बन सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल इंटरप्रेटर बनना तो बहुत बात की बात है, इसमें एक लंबा जर्नी है कि आपने N5 करना है, फिर N4 करना है, फिर N3 करना है, N2 करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप कहते हैं यार ये सब तो बातें तो एक अलग बात है कि मैं प्रोफेशनल इंटरप्रेटर बनना चाहूँ तब की बात है। मैं तो जापान जाना चाहता हूँ, मुझे बताइए जापान कैसे जा सकते हैं। तो आज हम इस बात पे बात करते हैं कि जापान कौन जा सकता है, जापान किसको जाना चाहिए और जापान कैसे जा सकते हैं। देखिए, जापान जाने के 3 तरीके हैं। एक तो विजिट वीज़ा हो गया, वो तो आप पासपोर्ट उठाएं और जाके जापान कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में खड़े हो जाएंगे, जनाब मैं घूमने जाना चाहता हूँ जापान, और फिर वो आपके पासपोर्ट पे इससे पहले कितने मुल्क घूम चुके हैं, आपके पास क्या पैसे हैं, आप क्यों घूमने जाना चाहते हैं, उसमें सारी आपकी उम्र, आपका पैसा, आपकी हैसियत वगैरह सब काउंट होती है। तो वो तो एक बिल्कुल अलग चैप्टर हो गया। उसके लिए आपको कोई लैंग्वेज वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे जापान घूमना है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये है जापान जाने का कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं। अब स्टूडेंट वीज़ा पे जाने का सिलसिला ये है कि जापानी ज़ुबान में आप कहते हैं जनाब मैंने जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, अच्छा, या आपने जनाब लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेना है। जापान में सिलसिला ये कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादातर जो है वो स्कूल्स जो है, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं वो कहती हैं कि आप लोग पहले जैपनीज़ लैंग्वेज कोर्स करके आएँ, फिर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। अब जैपनीज़ लैंग्वेज कोर्स कहाँ से करेंगे जनाब? कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी कराती हैं और आम तौर पर जो है वो जैपनीज़ लैंग्वेज के स्कूल होते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल कहलाते हैं वो। तो आप उन जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेने की क्या प्रोसीजर है? जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर भी यही है कि आपको कम से कम जापानी ज़ुबान का बेसिक लेवल आता, ठीक है। तो जापानी ज़ुबान के 5 लेवल्स उन्होंने बना दिए हैं। जापानी ज़ुबान को 5 लेवल्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला लेवल है N5, सबसे बेसिक लेवल, उसके बाद है N4, उसके बाद है N3, फिर N2 और फिर N1। N1 जो है सबसे टॉप लेवल। अच्छा जी, अब जनाब आपको जापानी ज़ुबान के लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेने के लिए हम 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप बेसिक लेवल अपने मुल्क से मुकम्मल करके आए। बेसिक लेवल मुकम्मल करने का मतलब ये है, बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं, या सिर्फ आप स्टूडेंट के बहाने से जापान आना चाह रहे हैं। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप जापानी ज़ुबान सीखिए पहले। तो आप बेसिक लेवल जो है अपने मुल्क से करते हैं और फिर जापानी ज़ुबान के स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। तो यानी आप N5 करते हैं और उसके बाद फिर आप जो है अपने स्कूलों में एडमिशन लेते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम 3rd वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों के लिए मुश्किल ये है कि वो जब जापान अप्रोच करते हैं तो जापानी ये सोचता है कि पता नहीं कितने संजीदा हैं या नहीं है। फिर एक लैंग्वेज बैरियर भी है। फिर हमारे एशियन से थोड़ा सा जो हम गरीब मुल्कों के लोग हैं उनके बारे में शुकूक व शुबहात हैं जापानियों को, तो वो शुकूक व शुबहात दूर करने होते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं नहीं जी, आप अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को लाएं, यानी कि जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं आप उनके थ्रू आएँ। तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम जापानीज़ लैंग्वेज में
क्योंकि हम जैपनीज़ लैंग्वेज बोल सकते हैं तो जापानी लैंग्वेज स्कूल से हमारे मरासिम है या बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये इन स्कूल्स की तरफ से हम कम से कम मेरे पास 10 स्कूलों की ऑथराइजेशन है कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आपके और उनके दरमियान एक वसीला बन सकता हूँ। तो आप मेरे ज़रिए जापानी लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लें। अच्छा, लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेने की शराइत क्या क्या है? पहली शर्त तो हमने ये बताई कि जनाब आपने N5 बेसिक लेवल मुकम्मल करना है। दूसरी शर्त इंटरमीडिएट आपको होना चाहिए, कम से कम 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए आपकी। 10 साल के बाद आपने कोई 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ मैट्रिक के बाद, या आपने इंटर किया हुआ, आपकी 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो आपकी शो होनी चाहिए। आप प्रूफ कर सकेंगे आज ही मैंने 12 साल की स्कूलिंग कम से कम की। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर ये है कि आपको स्पॉन्सर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्पॉन्सर नंबर 1 आपका ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, सगा रिश्तेदार, यानी माँ बाप, बड़ा भाई, बड़ी बहन, मामू चचा भी चल जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको उनकी FRC में शो करना पड़ता है कि इनसे आपकी रिश्तेदारी क्या है। सगे मामू या सगे चचा चल जाते हैं। या अगर जापान से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर वो सगा रिश्तेदार ना भी हो तो चल जाओ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, स्पॉन्सर बनने की क्या क्या शराइत है? स्पॉन्सर के अकाउंट में कम से कम 20 लाख येन हो, ठीक है। 20 लाख येन का मतलब है कि पाकिस्तानी 37 लाख रुपए तकरीबन, मुझे इंडियन का नहीं मालूम, बल 20 लाख येन उसके अकाउंट में है। और पिछले 3 साल से उसकी इनकम 15 लाख येन साल की, यानी पिछले 3 साल का बैंक स्टेटमेंट वो मांगेंगे और उसमें आपकी इनकम जो है, आपके स्पॉन्सर की इनकम जो है वो ये शो हो रही हो कि आपके स्पॉन्सर की इनकम हर महीने 15 लाख येन साल का मतलब हुआ कि तकरीबन 2 लाख येन महीना, 1.5 लाख येन महीना, हाँ 2 लाख येन, 1.5 लाख येन महीना इनकम हो, यानी तकरीबन 2-2.25 लाख रुपए महीना आपकी इनकम होनी चाहिए। तो आप जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी को। ये 3 शराइत जब आप पूरे उतरते हैं तो फिर हम जो बीच में जो कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट का काम ये होता है कि आपकी तरफ से वो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स आपका पहले तो इंटरव्यू कराता है स्काइप पे या बाज़ औक़ात हमारे पास पर्सनली जैपनीज़ कुछ लैंग्वेज स्कूल के प्रिंसिपल्स आते हैं तो आपको हम आमने सामने बिठा सकते हैं और उनसे वो आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली लैंग्वेज स्कूल वाले जो है वो इंटरव्यू में सिर्फ यही कंफर्म करते हैं कि आपको जैपनीज़ लैंग्वेज कितनी आती है, आपका स्पॉन्सर कौन है और आप संजीदा स्टूडेंट हैं या नहीं। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी जैपनीज़ लैंग्वेज से थोड़ा सा अंदाज़ा कर लेते हैं और इस तरीके से वो गाड़ी आगे चल पड़ती है। जब स्कूल वाले एडमिशन दे देते हैं आपको तो फिर वो कहते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वो स्कूल भेजें आप। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उन सब की ट्रांसलेशन चाहिए होती है, एक डॉक्यूमेंट की वो जैपनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेशन मांगते हैं। तो सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने इंटर किया हुआ कम से कम, तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, 11वीं जमात की मार्कशीट, 12वीं जमात की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सब लगाएंगे आप। उन सब की ट्रांसलेशन हम बना के फिर स्कूल को जमा करते हैं। स्कूल वाले उसके साथ अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के इमिग्रेशन जापान में सबमिट कर देते हैं और इमिग्रेशन उसके ऊपर वर्कआउट करता है। अब जब इमिग्रेशन वर्कआउट करता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब ये होने लगा है कि इमिग्रेशन कनाडा जो इमिग्रेशन जापान जो है, सॉरी मैं कनाडा जा रहा हूँ इसलिए कनाडा की बात मुझसे निकल गई। इमिग्रेशन जापान जो है वो आपसे पहले नहीं करता था, अब वेरीफाई करता है फ़ोन करके, आपके स्पॉन्सर को फ़ोन कर लेता है या आपको फ़ोन करके आपकी लैंग्वेज चेक करता है। जब उनको इत्मीनान हो जाता है तो इमिग्रेशन जापान आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स और आपके इंटरव्यू की जो भी रिज़ल्ट होता है उसके नतीजे और उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको जो है COE इशू करता है। COE स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जिसको आसान ज़ुबान में हम लोग कहते हैं एलिजिबिलिटी आ गई। तो इमिग्रेशन जापान जो होता है वो स्कूल वालों को आपकी एलिजिबिलिटी भेज देता है। स्कूल वाले उसको स्कैन करते हैं, उसके साथ इनवॉइस बनाते हैं, उसके साथ एडमिशन लेटर बनाते हैं कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन आपका हो गया है। इनवॉइस बनाते हैं कि इतने इतने पैसे आपने हमें देने हैं और फिर एक एलिजिबिलिटी की इमिग्रेशन ने आपको ओके कर दी।
वो 3 डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं। वो जब डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाते हैं, स्कैन करके वो हमें भेजते हैं, हम आपको देते हैं और आप फिर पैसे भेजने का इंतजाम करते हैं जापान में। जब जापान में स्कूल वालों को पैसे मिल जाते हैं आपके, तो फिर स्कूल वाले जो है वो COE या एलिजिबिलिटी आपकी बाई मेल हमें भेजते हैं। बाई मेल जब आपके पास हमारे पास COE आ जाता है तो हम आपको बुला के थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं कि हाँ जी वीज़ा ऑफिसर आपसे क्या पूछेगा। वीज़ा ऑफिसर आपसे वही 3 चीज़ें पूछता है कि जनाब आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कोई फ्रॉड ना हो। डॉक्यूमेंट्स सारे वापस भेजते हैं COE के साथ। जब COE इशू होता है, इमिग्रेशन वाले जब COE इशू करते हैं तो स्कूल वाले वो COE के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने उनको बाई मेल भेजे थे वो सारे वापस आ जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हैं। वीज़ा ऑफिसर, अगर आपने N5 का एग्ज़ाम का वो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं, उसे पता होता है कि हाँ जी आपने N5 पास किया हुआ है। आपके डिग्रीज वगैरह वो वेरीफाई कर लेता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, कोई 2 नंबर तो नहीं बनाए, कोई जाली सर्टिफिकेट तो नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, उसको वेरीफाई करता है और आपसे थोड़ा सा स्पॉन्सर वगैरह के बारे में सवाल करता है, जिसकी आप पहले से तैयारी करके गए होते हैं कि जनाब आपने जापानीज़ लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाता है, जापानीज़ लैंग्वेज इंटरव्यू में क्या क्या सवाल होते हैं। आमतौर पे आपका पूछा जाता है आपका नाम क्या है, जापानीज़ लैंग्वेज आपकी चेक करने के लिए आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी रिहाइश क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपके वालिद साहब का नाम क्या है, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, आप जापान क्यों जाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की आपकी हॉबी क्या है, आपकी मशागिल क्या है और जापान जाकर आप क्या करेंगे, इस तरह के वो सवाल करते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे कि जापानीज़ में आपने किस तरीके से सवाल करेगा और किस तरीके से आपको उसका जवाब देना है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये ब्रीफ कर रहा हूँ प्रोसीजर क्या है। तो उसके बाद क्या होता है कि इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर जब आपसे मुतमईन हो जाता है तो वो आपके पासपोर्ट पे 1.5 साल का या 2 साल का वीज़ा लगा देता है और आप जापान में पहुंच जाते हैं। स्कूल वाले आपको लेने के लिए एयरपोर्ट आते हैं और आप उनके साथ उनके हॉस्टल में चले जाते हैं। वो आपको रिहाइश जो है वो देते हैं और आपको दूसरे दिन से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ कितना कमा सकते हैं? बेसिकली हर आदमी पैसे की दौड़ में चाहता है, पैसा कमाना चाहता है कि भाई जापान में, और दूसरी जापान महंगा मुल्क है तो आपने खर्चे कैसे पूरे करने। तो जापान में आप सुबह 4 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद शाम में 7 घंटे आप जॉब कर सकते हैं। दिन के 4 दिन अगर आप 7 घंटे जॉब करेंगे तो 7 4 28 आवर्स पर वीक जो है जापान में काम करना अलाउ है फॉरेन स्टूडेंट को। यानी अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो जापान में आप एक हफ्ते के 28 घंटे काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप काम करते हैं तो 1,02,000 या 1,12,000 येन महीने के आप कमा लेते हैं अगर आप सिर्फ 28 घंटे काम करते हैं। और इसका एवरेज जो है वो 900 येन से 1000 येन घंटा का जापान में चल रही है। जो उनकी लेबर का जो चार्जेस हैं वो आमतौर पर 900 येन घंटा पर आवर या 1000 येन घंटा 1000 येन पर आवर जो है वो उनको मिलता है। तो अगर 1000 येन पर आवर के हिसाब से आप लगाते हैं तो 1,02,000 या 1,12,000 येन के करीब आप कमा लेते हैं। इस तरीके से आप जनाब 1.5 साल जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं, साथ साथ आप मजदूरी करते रहते हैं और उसके बाद जो है वो आप आगे, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है 16 ईयर्स का तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई कंपनी जॉब ऑफर कर देगी और आप जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरमीडिएट हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, तो आगे आपने या तो डिप्लोमा में एडमिशन लेना है 2 साल के, या अपने 4 साल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इस तरह आपका वीज़ा जो है कन्वर्ट होके प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा हो जाता है। ये बेसिकली लैंग्वेज स्टूडेंट का वीज़ा होता है जिस पे आप जाते हैं। उसके बाद आप कन्वर्ट करा लेते हैं अपना वीज़ा जब आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देती है या कोई डिप्लोमा कॉलेज आपको एडमिशन दे देता है तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है उसमें प्रॉपर स्टूडेंट में। और आप फिर 2 साल का, अगर डिप्लोमा में है तो 2 साल का वीज़ा आपको मिल जाता है और अगर आप यूनिवर्सिटी में तो आपको 4 साल का वीज़ा मिल जाता है। या बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको साल भर का रिन्यूअल करना पड़ता है, 1 साल का वीज़ा देता है। ये इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर है वो क्या फैसला करता है। अगर वो आपसे मुतमईन है वो इकट्ठा 4 साल का आपको वीज़ा दे देगा और अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो आपको साल का वीज़ा देता रहेगा। 12 जब भी आप यूनिवर्सिटी से मुकम्मल करके निकलने वाले होते हैं, आप लास्ट बैच में होते हैं, अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, तो या आप डिप्लोमा में हैं, डिप्लोमा के लास्ट सेमेस्टर में, तो आपको मुख्तलिफ कंपनियाँ जॉब ऑफर्स देती हैं। जो जॉब आपको पसंद आए आप उनके साथ मामला तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो कंपनी आपका वर्क वीज़ा
करवा देती है। और वर्क वीज़ा पे आप 2 साल 3 साल रह करके फिर अपना परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट रेजिडेंस के लिए या सिटीजनशिप के लिए शर्त यह है कि आपको जापान में रहते हुए जो है वो 2 साल हो गए हों जापान में कमाते हुए, और आप प्रॉपर 2 साल से टैक्स पे कर रहे हो मिनिमम, और क्या नाम है आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और आपका जनाब लैंग्वेज का आपका N2 लेवल का आपको जैपनीज लैंग्वेज आती है। तो इन क्राइटेरियाज के ऊपर आप सिटीजनशिप ले सकते हैं या परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टूडेंट वीज़ा का। अच्छा, इसमें खर्चा कितना है? ज़ाहिर है, यानी अगर आप यूँ समझेंगे लैंग्वेज स्कूल की फ़ीस जो है वो 8.5 से 9.5 लाख येन है 1 साल की। तो आप 9.5 लाख येन भी लगाएं, तो उसके बाद आपने हॉस्टल करना है जो 25,000 से 30,000 येन महीने का हॉस्टल आप लेते हैं, तो ये हो जाता है तकरीबन 1.5 लाख या 1,80,000 येन। इसको जब आप मिलाते हैं तो 11 लाख समझ लें आप, 11 लाख 11 लाख येन को जब आप अपने मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान में अच्छा खासी हो जाती है, 17-18 लाख हो जाती है, 19 लाख हो जाती है वगैरह। उसके बाद फिर आपके अपने जहाज़ के एक्सपेंसेस हैं, अपने साथ कुछ पैसे लेके जाएंगे आप वगैरह वगैरह। तो आप ये जहन में रखेंगे 20-22 लाख का खर्चा है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। जापान जाने का खर्चा 20-22 लाख रुपए, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं। आप इंडिया में हैं, बर्मा में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, तो आप अपने कंट्री के हिसाब से कन्वर्जन रेट लगा लें। तो ये तो हो गया स्टूडेंट वीज़ा। अब उसके बाद जनाब दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अब जापान जो है उनको मैन पावर की शदीद किल्लत है, उनको लोग चाहिए काम करने वाले। तो उसके लिए शर्त यह है कि आप अपने मुल्क में किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम तलाश कर रहे हैं या काम लेना चाहते हैं, उसकी आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको, और आपको जापानी ज़ुबान के 2 लेवल आते हों, यानी N5 और N4, यानी 2 लेवल आपने पास किए हुए हों, तो कोई कंपनी आपको जॉब दे देगी और आप वर्क वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं। आमतौर पर वर्क वीज़ा 3 साल का होता है, और 3 साल के बाद आप उसको, अगर कंपनी को पसंद आते हैं, आपका काम पसंद आता है, तो फिर कंपनी आपको 2 साल का और एक्सटेंड कर देती है। 5 साल आप आराम से जापान में गुजार सकते हैं। 5 साल के बाद क्या होता है? 5 साल के बाद अगर आपने प्रॉपर टैक्स वगैरह पे किया हुआ है तो आप परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं, सिटीजनशिप वगैरह कर सकते हैं, या आप वापस अपना वर्क वीज़ा को एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये सिलसिले थे जनाब विजिट वीज़ा के, स्टूडेंट वीज़ा के और वर्क वीज़ा के। ये बहुत से लोगों के जहन में ये सवालात हैं कि जनाब हम जापानी सीखते हैं तो हम जापान कैसे जाएं। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि आप जब जैपनीज़ लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर किसी कंपनी में, कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है पाकिस्तान में या जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं, तो फिर वो कंपनी बाज़ औक़ात आपको जापान से अपने मामला तय करने के लिए जापान भेजती है विजिट पे। वो कंपनी का सवाब होता है, वो कंपनी अपनी बिहाफ पे आपको वीज़ा लगवाती है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो ये 3 तरीक़े हैं जापान जाने के। और मैं फिर कहूँगा कि जापानी ज़ुबान बहुत कीमती ज़ुबान है, इसमें मेहनत करें, ये पूरा कैरियर है, और इट इज़ वर्थ टू लर्न जापानीज़ लैंग्वेज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।